हेलो टू ऑल अवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS PCS में आपका स्वागत है। होप आप लोगों ने जो भी प्रीवियस लेक्चर सीरीज है इंटरनेशनल रिलेशन के उसको कवर कर लिए होंगे। एंड अगर आपने कवर नहीं किया तो फर्स्ट यू शुड डू दैट टॉपिक, उसके बाद आप इस टॉपिक पर आइए। क्रोनोलॉजी से पढ़िएगा तो आपको समझ अच्छी आएंगी चीज़ें और आपका जो बेस है वो भी मजबूत होगा। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, जो भी नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड हमारे इश्यूज थे, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट की बात हो या फिर आपका जो चाइनीज़ ग्रोइंग प्रेजेंस हो रहा है या फिर टेररिज्म जैसे मुद्दे, उन सब के बारे में हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में देखा था। एज वेल एज जो आपके इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस थे उसको भी हमने डिस्कस किया काफ़ी डिटेल तरीके से, एलोबरेट मैप में समझा के आपको कि LOC LAC ये सब जो भी मुद्दे हैं उन सब में आपको क्लियरिटी आ जाए, ताकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ो तो कहीं पर अगर LOC लिखा है या फिर LAC लिखा है तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि LAC किसके किसके बीच है, LOC किसके किसके बीच में है और ये है क्या, और आपको पूरी तरह से क्लियरिटी रहे। बिकॉज वंस यू गेट क्लियर्ड ऑल दीज कंसेप्ट तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आनंद आएगा। नहीं तो क्या होता है, वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइंड वहाँ पर रीड नहीं कर पाता है, रीड बिटवीन द लाइन्स जिसको कहते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट UPSC डिमांड्स इज दैट रीड बिटवीन द लाइन्स। अगर हम लाइन के बीच समझ जाते हैं क्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर ग्रास्पिंग द कंसेप्ट इजिली। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी एनालिसिस हमने आपको बताए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि किन किन टॉपिक्स का रिलेवेंस आज के समय में इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर है। ठीक है, जैसे आपका जो भी रीजनल ग्रुपिंग्स या फिर आपका नए नए ग्रुपिंग्स बन रहे हैं जिसमें भारत भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से आकर्षण दिखा रहा है, चाहे क्वाड की बात कर लो, I2U2 की बात कर लो। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस स्टूडेंट्स अगर देखोगे तो इन्हीं सब ग्रुपिंग्स को लेकर क्वेश्चंस बन रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है I2U2, हो सकता है इसी पर पूछ ले। साथ ही साथ अभी अगर हम करंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो आप देख लो, नेपाल में जो FATF की टीम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो उन्होंने रिव्यू मीटिंग की है और अल्टीमेटली ये चांस लग रहा है कि नेपाल को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। किस कारण से? तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि नेपाल जो है टेररिस्ट फंडिंग को नहीं रोक पा रहा है, उसमें असमर्थ हो रहा है। तो इस कारण से, जैसे आपका पाकिस्तान जो है वो आपका FATF लिस्ट में लंबे समय तक था एंड अल्टीमेटली वो तो बाहर हो गया है, तो अब जो है नेपाल पर ये खतरा मंडरा रहा है। और आप समझ जाइए कि अगर नेपाल पर इस प्रकार की खतरे होंगे तो भारत पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि भारत और नेपाल दोनों पड़ोसी देश ही हैं। और अगर नेपाल में इन सब गतिविधियां पर रोक नहीं लगाई जाती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा, ये आप भी जानते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जब इंडिया नेपाल के रिलेशन को डिस्कस करेंगे तो मुद्दे पर आएंगे डेफिनेटली। बट बिफोर दैट हमें कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं? इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के साथ। और थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताना ज़रूरी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं तो जो बांग्लादेश है उसका जन्म आप यूँ कहो कि 1971 में आपको देखने को मिला था, जब ये ईस्ट पाकिस्तान, जो एक समय जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो एक मैप मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये मैप आप देखिए अपने स्क्रीन पर। अल्टीमेटली जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके साथ साथ आपको भी है पता कि पाकिस्तान का भी जन्म हुआ था, तो ये आपका पाकिस्तान। और जब हम पाकिस्तान की उस समय बात करते थे 1947 की, तो उस समय आपका एक ईस्ट पाकिस्तान होता था और एक वेस्ट पाकिस्तान होता था। तो जो आपके वेस्ट पाकिस्तान है वो करंट डे पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान होता था वो बेसिकली आपका बांग्लादेश था अल्टीमेटली। यानी कि आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हो वो पहले ईस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का ही हिस्सा होता था। लेकिन 1971 के बाद आपको पता है आपका बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चला अल्टीमेटली, और बांग्लादेश लिबरेट हुआ ईस्ट पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश अल्टीमेटली आज़ाद होकर एक नया सॉवरिन कंट्री बना। तो होप यू अंडरस्टूड। और बांग्लादेश
कि इस आज़ादी में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। और आपने खूब चर्चा न्यूज़पेपर में या फिर डिस्कशंस में भारत के रोल के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, तो होप आप बेसिक चीज़ें समझ गए। तो कहाँ है बांग्लादेश का लोकेशन, तो आप यहाँ पर देखिए, ये है आपका बांग्लादेश का लोकेशन। चलो एक और मैप मैं आपके लिए लेकर आता हूँ टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका अभी फ़िलहाल पाकिस्तान। ठीक है, ये ऊपर हो गया अफगानिस्तान, और फिर आप यहाँ पर देखिए, ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो ये जो है आप देख रहे हो, ये है आपका बांग्लादेश। तो होप यू अंडरस्टूड। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा ताकि आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ सको। पहला है आपका जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश है ये आपका किसको एक प्रकार से कनेक्ट करती है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। ठीक है, और साथ ही साथ इधर आपका मेनलैंड इंडिया हो गया, इधर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया। अब देखो, दोनों देश के बीच अगर पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं तो कितना बढ़िया फ़ायदा होता है। तो एक तो ये कि हमें कनेक्टिविटी या एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, चाहे वाटर के माध्यम से हो या फिर रेल रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर। ठीक है, तो एक तो बेनिफिट ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि अब बॉर्डर डिस्प्यूट ओवरऑल हमारे और बांग्लादेश के बीच सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो आप देख लो, पीस ट्रांसिक्युलिटी देखने को मिलती है दोनों देश के रिलेशन के बीच, और दोनों देश एक प्रकार से आपस में रिलेशंस, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो कल्चरल हो, दोनों रिलेशंस अच्छे करने के प्रयासरत हैं। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स, इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में भारत की तरफ से, बांग्लादेश भी इंडिया में कर रहा है। ठीक है, ज्वाइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट दोनों देश निभा रहे हैं ताकि रिलेशंस डीपेन हो। तो किस प्रकार से अगर बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहती है तो वो आपका प्लस पॉइंट होता है किसी भी दो नेबरिंग देश के बीच, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान की ही बात कर ले तो दोनों देश के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है, किस प्रकार से इन बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण हमारा इकोनॉमिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशंस है ना, पीपल टू पीपल टाई, सब कुछ अफेक्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा खर्च, इन्वेस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं डिफेंस एरिया, बॉर्डर एरियाज मैनेजमेंट में। तो ये आप साफ साफ देख रहे होगे। तो होप हमने आपको बेसिक पर्सपेक्टिव बांग्लादेश के बारे में बताने का प्रयास किया। और बांग्लादेश का एक और सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है बिकॉज यहाँ पर अगर हम मैप की बात करें तो आप एक चिकन नेक कॉरिडोर को समझना पड़ेगा। चिकन नेक कॉरिडोर, इसके में भी हम क्लियर कर देते हैं आपको। ये है आपका चिकन नेक कॉरिडोर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका चिकन नेक कॉरिडोर। और ये जो चिकन नेक, ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी कम वाइड रीजन है जो एक प्रकार से मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करती है, मात्र इतना सा ही है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, खुदा ना खास्ते लेट से कि चाइना इन्वेड कर देता है और इस रास्ते को अगर ब्लॉक कर देता है तो अल्टीमेटली हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेकर जो एसेसिबिलिटी है वो नहीं रह पाएगी। तो अल्टीमेटली अगर हमें अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना है, मेंटेन करना है, पीस स्टेबिलिटी, तो जाहिर सी बात है हमें ड्यूल पॉइंट एसेसिबिलिटी चाहिए कि चलो इस तरफ से अगर कोई इश्यू आती है तो चलो बांग्लादेश के माध्यम से हम नॉर्थ ईस्टर्न में एसेस कर सकते हैं, या फिर जो हमने वाटर, जो सी वाटर के माध्यम से, यहाँ पर आप देखिए, जो सी वाटर के माध्यम से हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न में एसेस कर सकते हैं। और इसी को लेकर दोनों देश के बीच बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट हुए हैं। ठीक है, ताकि कनेक्टिविटी हमारी बांग्लादेश अलोंग विथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जुड़ सके। और रिसेंट डेवलपमेंट भी बहुत सारी हुई हैं जो आपने देखी भी होगी, न्यूज़पेपर में पढ़ी भी होगी। तो ये हमने बेसिक ओवरव्यू बांग्लादेश के बारे में और इंडिया के जो रिलेशंस है उनके बारे में आपको बताया। होप यू अंडरस्टूड। अब इतनी सारी जब ओवरव्यू आपने समझ ही ली है तो आगे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको इन दो देशों के बीच रिलेशन को समझने में। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप लोग प्लीज़ यार शेयर करो, अल्टीमेटली ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, ताकि हम और भी
जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब तक पहुंच सके और उन्हें भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा अपने तरफ से कोऑपरेशन करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हमने आपको बेसिक ओवरव्यू दी है। तो जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो हमने आपको बताया बांग्लादेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, साथ ही साथ भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, एज वेल एज यूँ कहो कि बांग्लादेश जो है कुछ रिसेंट टाइम्स में काफ़ी तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रो भी कर रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ बॉर्डर डिस्प्यूट ना होने के कारण दोनों देश के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती भी है। और मैंने आपको बताया ही कि बांग्लादेश के लिबरेशन में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। ठीक है, और इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी रहा है लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट वाली, उसमें बांग्लादेश को भी फोकस में रखा गया है। ठीक है, तो वही बात है। अब आप देख सकते हो, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा भी था कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज द होल जियो इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन। कैसे? बिकॉज रिलेशंस अच्छे होंगे तो इकोनॉमिक टाइज मजबूत होगी, कनेक्टिविटी मजबूत होगी, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी मजबूत होगी, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा अलोंग विथ आपके और भी अदर सेक्टर है। एक तो ये है कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी दोनों देशों को मिल सकेगी। साथ ही साथ दोनों देश आप देख लो बे ऑफ बंगाल रीजन में लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल या फिर यूँ कह सकते हो कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को भी एक प्रकार से बूस्ट मिलेगी अगर दोनों देश एक वॉइस में फ्री एंड इंक्लूसिव इंडियन ओशियन की जो फिलॉसफी भारत की रही है उस पर अमल करते हैं। तो ये सब बातें हैं। और रिसेंट कंटेक्स्ट भी है आपका कि जो ईयर 2021 है, इट मार्क्स द गोल्डन जुबली, यानी कि 50 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और उसके बाद अल्टीमेटली बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ फ्रॉम पाकिस्तान, एंड अल्टीमेटली नाउ बांग्लादेश इज ए सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड मैप जो आप देखते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, तो क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस जब भी हम देखेंगे किसी भी देश को लेकर, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है जियो स्ट्रेटेजिक। जियो स्ट्रेटेजिक का मतलब ये है कि भाई साहब बांग्लादेश के साथ अगर हमारा रिलेशन अच्छा होता है तो अल्टीमेटली हम अपने जो भी स्टेट्स हैं हमारे, या फिर जो भी हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो सिक्योर रहेगा। तो देख लो, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी टू द नॉर्थ ईस्ट, ये हमने आपको बता दिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात वही है कि ये जो आपका चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से यूँ कहो कि इसकी जो डायमेंशन है या फिर विथ है काफ़ी कम है। तो अल्टीमेटली हमारे और बांग्लादेश के बीच रिलेशन अच्छी रहती है, तो अल्टीमेटली हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर या कनेक्टिविटी को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो एक हमने डिस्कस किया। उसके बाद देख लो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो बांग्लादेश है वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट भी करता है और अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है इन द BBIN, जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। ठीक है, और साथ ही साथ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक मतलब ये आपका रीजनल ग्रुपिंग है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप हमें बताइए कितने देश है, कौन कौन से वो देश है, कब बना था और क्या इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है। तो बे ऑफ बंगाल से ही आप समझ रहे होंगे कि ये जो आपके बे ऑफ बंगाल के जो रीजन में नेशंस लाई करते हैं एलोंग विथ आवर अदर नेबर्स, वो सब इसके मेंबर्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कहीं ना कहीं बांग्लादेश का एक इम्पॉर्टेंट महत्व होगा। साथ ही साथ मेरीटाइम सिक्योरिटी बिकॉज बांग्लादेश इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, और साथ ही साथ दोनों देश के बीच अगर रिलेशंस अच्छे होते हैं तो जो हमारे सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बिकॉज सोच लो आप कि अब इंडिया जो है वो राइजिंग हब है वेरियस प्रोडक्ट्स या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो अल्टीमेटली अब भारत जो भी प्रोडक्ट बना रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाय व्हाट,
सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अल्टीमेटली अगर हमारे सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, तो हमारी जो ट्रेड है, ठीक है, उस पर आफत आ सकता है। इसीलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेड पर्पस या इकोनॉमिक पर्पस है, एक है आपका सिक्योरिटी के पर्पस से कि भाई साहब कोई आपके ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो है हमारे देश के ऊपर ना आ जाए, इसलिए भी। साथ ही साथ टू काउंटर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ये सब बातें हैं। तो एक तो हमने जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखा, इसमें पॉइंट याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ जब भी हम बांग्लादेश के साथ डिस्कस करेंगे तो साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट है ना की कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट चैनल है, कह सकते हो। साथ ही साथ यूँ कहो कि अब नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट करने हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान के चलो कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप करना भी चाहता है, ठीक है, तो भाई साहब पहली बात तो रॉ मटेरियल की एसेसिबिलिटी होनी चाहिए। अब एसेसिबिलिटी कैसे होगी? ट्रांसपोर्टेशन से होगी। अब चलो रॉ मटेरियल की एसेसिबिलिटी है भी, लेकिन अब पता चला कि जो भी प्रोडक्ट फिनिश हुए हैं अब उसको हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाए, उसको हम जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले जा ही ना पाए, तो ऐसे में उस रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए कनेक्टिविटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ एनी स्टेट और ऑफ एनी नेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमने देख लिया। उसके बाद चलो मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो जब हम मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करते हैं तो दोनों देश के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। ज्वाइंट ड्रिल्स हमने देखने को मिलता है, लाइक एक्सरसाइज संप्रीति एंड मिलान। ये दो एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा मेंस में लिखने के लिए। अगर कोई रिसेंट एक्सरसाइज होता है तो आप याद रख सकते हो। वैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में आप मैगजीन जब पढ़ते रहते होगे तो बहुत सारे एक्सरसाइजेज के नाम आते हैं, लेकिन यूपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो एक्सरसाइजेज से तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिर भी हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्या पता अगली बार पूछ ही ले, इस बार नहीं पूछा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना चाहिए। और जब भी आप याद करिए तो थोड़ा सा चीट कोड बना लीजिए याद करने का, ताकि आपको मेमोरी में स्टोर रहे लंबे समय के लिए। ये बातें हो जाती हैं। और आप देख सकते हो इंडिया ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को एक्सटेंड किया था फॉर डिफेंस इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। की भारत से अगर बांग्लादेश डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है तो भाई साहब आप $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से कर सकते हैं। अब आप हमें बताओ लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है, ये आप ही को बताना पड़ेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमने लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया है, ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में आपको बताना है। कहाँ चल गया मेरे पेज? तो होप आप इंजॉय कर रहे हो लेक्चर सीरीज को। बस लाइक करते रहिए और अपने कमेंट रिस्पॉन्स में देते रहिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। नाउ वी हैव डिस्कस ऑल दीज, लेट्स मूव टू द ट्रेड रिलेशंस। तो जब हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं तो आप देख लो बांग्लादेश जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, ठीक है। साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं? जैसे आपका नेपाल भी साउथ एशिया में आ जाता है, ठीक है। पाकिस्तान भी साउथ एशिया में आ जाता है। जो आप सार्क देखते हो, SAARC, यानी कि साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ये आपका आई थिंक की फुल फॉर्म होता है। तो अल्टीमेटली तो विद इन साउथ एशिया बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और आप देख लो इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करें तो $9.21 बिलियन, ठीक है। हालांकि उतनी भी ज़्यादा अमाउंट की जो एक्सपोर्ट है वो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो $9.21 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत करता है। और अगर हम बात करें इंपोर्ट की तो $1.04 बिलियन। तो इसका मतलब क्या है? भारत यूँ कह सकते हो कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हो दो देश के बीच जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भारत के फेवर में तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, ठीक है। लेकिन चाइना के साथ आपको भी पता है निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, ये हमने बताया भी था आपको। साथ ही साथ आप देख लो इंडिया ने ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एसेस बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स को, यानी कि जो भी बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स हैं वो जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो सर्टेन
टैक्स कंसेशन मान के चलो इंडिया प्रोवाइड करता है उनके प्रोडक्ट्स पर अंडर द साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया सिंस 2011। ये जरूर याद रखना, साफ्टा SAFTA यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप है, ठीक है। और दोनों साफ्टा के पार्टिसिपेंट हैं और इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टैरिफ कंसेशन इन ईच अदर्स मार्केट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स लेट्स से कि बांग्लादेश इंडिया आया या फिर इंडिया से बांग्लादेश गया तो टैरिफ कंसेशन दी जाती है अंडर दिस एग्रीमेंट। नाम से ही पता चल रहा है ना, फ्री ट्रेड एरिया। अल्टीमेटली देयर इज ए प्रपोज्ड बांग्लादेश इंडिया कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये जो एग्रीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव होगा, जिसमें आपके जो गुड्स से रिलेटेड ट्रेड है, सर्विसेज एज वेल एज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी प्रोविजंस कवर होंगे। तो कम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, ब्रोडर, ठीक है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये आपके जो प्रोविजंस होंगे इसमें बताएंगे कि आपका कौन कौन से प्रोडक्ट पर कंसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। जब हम कम्प्रिहेंसिव जोड़ देते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट्स पर आपके जो कंसेशन है सिर्फ उतना तक ही सीमित नहीं रहता है, और ज़्यादा आपके डिफरेंट डाइवर्स सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकता है एग्रीमेंट। ये सब बात हो गई। उसके बाद एनर्जी कॉपरेशन की बात करें तो देख लो, अब इंडिया जो है अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस करता है अपने देश में, आपको ही पता है, और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को, सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं नेपाल को भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए इंडिया और रशिया दोनों मिलकर रोहपुर एटॉमिक पावर प्लांट बांग्लादेश में बना रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई, एनर्जी कॉपरेशन भी है। तो एनर्जी कॉपरेशन में क्या लिखोगे, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे ट्रेड रिलेशंस तो आपको अमाउंट याद रखो तो अच्छी बात है, अमाउंट याद रखनी भी चाहिए। वैसे रशिया के बीच याद रख सकते हो, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर फैक्ट डाल देते हो तो आंसर में रिचनेस आ जाती है, ठीक है। अब जैसे अगर आप ये पॉइंट डाल भी देते हो कि दोनों देश के बीच $9.21 बिलियन का एक प्रकार से ट्रेड है, तो आप आगे लिख सकते हो कि हाँ इस ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन या एक्सपोर्ट या फिर जो ट्रेड रिलेशन उसको और बूस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात है, तो ये सब हमने देखा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी पर बड़ा जोर दिया गया है दोनों देश के बीच, ठीक है। और भारत को भी कनेक्टिविटी चाहिए, साथ ही साथ बांग्लादेश के लिए भी कनेक्टिविटी का इम्पोर्टेंट रोल्स है, इसलिए दोनों देश ने कनेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस किया, और कनेक्टिविटी रहेगी तभी जाके दोनों देश के बीच ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो पाएंगे, ये भी बात है। तो देख लो ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 2010 में, तो इसके तहत बेसिकली बांग्लादेश ट्रांजिट फैसिलिटी इंडिया को प्रोवाइड करता है। ट्रांजिट फैसिलिटी मतलब क्या, गुड्स जो है आपके मूव कर सकते हैं फ्रॉम मेनलैंड इंडिया टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू मेनलैंड इंडिया, समझ में आया, ये बात है। और साथ ही साथ अगर बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट करना है या फिर बांग्लादेश से कुछ इंपोर्ट करना है तो भी ये जो कनेक्टिविटी है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे यहाँ पर आप देख लो कनेक्टिविटी, ये आपका इंडिया का कनेक्टिविटी है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका फिर कनेक्टिविटी इधर आपको गया है, ठीक है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो किस प्रकार से कनेक्टिविटी जो है आपका वो इंश्योर की गई है और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया गया है। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इससे क्या हो गया, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इंटरलिंक हो गए मेनलैंड इंडिया से, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं रिलेशंस अगर अच्छी होती हैं तो और भी चीज़ें जो हैं साथ ही साथ अच्छी होने लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ट्रांजिट एग्रीमेंट है 2010 में साइन हुई थी, जिसके तहत जो ट्रांजिट फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती है, चाहे इनलैंड वाटर हो या फिर रेल हो या फिर कोस्टल शिपिंग हो। कोस्टल शिपिंग आपका इधर से, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो अभी जो है BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट साइन होनी थी, अभी साइन नहीं हुई है। तो जब ये आपका BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन अप हो जाता है तो अल्टीमेटली मान के चलो कि जो भी प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स या फिर ट्रांजिट्स होते हैं इन चारों देश के बीच, तो एक प्रकार से यूँ कहो फ्लो बनेगी,
यानी कि सीमलेस ट्रेवल हो सकेगा इन चारों देश के बीच। ठीक है, ये बातें हो गई। साथ ही साथ इंडिया बांग्लादेश इनलैंड वाटरवे रूट, तो इनलैंड वाटरवे रूट आप भी समझ रहे हो, जो आपके रिवर्स होते हैं उनके माध्यम से जो कनेक्टिविटी है वो इंश्योर करना। तो ये जो इंडिया बांग्लादेश इनलैंड वाटरवे रूट है ये आपका कनेक्ट करता है त्रिपुरा को विथ नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया थ्रू बांग्लादेश, जो हमने डिस्कस किया। ये देख लो, ये आपका नेशनल वाटरवे 1 है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 है। और फिर यहाँ पर आप देख लो, इधर आपका नेशनल वाटरवे 2 है। ये आपको पता है, धुबरी से सदिया नेशनल वाटरवे 2 है। नेशनल वाटरवे 1 क्या हो गया आपका, ये वाला कोलकाता हल्दिया, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है आपका बांग्लादेश का जो वाटरवे है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी हो गई। आपका प्रोडक्ट आपको इधर से इधर ले जाना है तो जा सकते हो, इधर से इधर लाना है तो इधर से भी ला जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितने बड़ी अचीवमेंट है ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। साथ ही साथ वी हैव द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, तो इसके तहत बेसिकली आपका 10 वाटर रूट से बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, एंड इसको इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा पॉइंट भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट याद रखो, एक एक पॉइंट भी याद रख सकते हो, जैसे इंडिया बांग्लादेश इनलैंड वाटरवे रूट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये आप यूज कर सकते हो बांग्लादेश के साथ भी, आपके भूटान के साथ भी, नेपाल के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कनेक्टिविटी में हम ये देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना BBIN वाला, अगर कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप नेपाल के साथ भी यूज कर सकते हो, और बांग्लादेश, और अल्टीमेटली नेपाल के साथ और भूटान के साथ जो है। तो होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद देख लो रेल कनेक्टिविटी, तो 4 रेलवे रूट्स ऑपरेशनल है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड 3 रेलवे रूट्स अभी कंस्ट्रक्शन में। तो रेल कनेक्टिविटी भी इंश्योर होगी, रोड कनेक्टिविटी तो है ही है, वाटरवे कनेक्टिविटी भी है, आपका सी रूट्स जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो, अभी जब वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुई थी, तो वैसे तो ये मैगजीन जब की है उस समय की बात हो रही होगी, तो जो दोनों देश के PM हैं उन्होंने ज्वाइंटली इनेगुरेट किया रिस्टोर्ड रेलवे लिंक बिटवीन हल्दीबारी एंड चिलहटी। उसके बाद कोस्टल शिपिंग की बात करें तो कोस्टल शिपिंग, जैसे बांग्लादेश का लोकेशन आप देख लो, है ना, बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है कोस्टल शिपिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और दोनों देश के बीच कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट भी है जो 2018 में साइन हुई थी, और इसके तहत ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट हुई थी दोनों देश के बीच, इसके तहत इंडिया यूज कर सकता है चटगांव एंड मोंगला पोर्ट जो बांग्लादेश का है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, असम, मेघालय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, और इतना ही नहीं, कोई ट्रांजिट फीस या कस्टम ड्यूटीज इंडिया के लिए नहीं लगते हैं अंडर दिस एग्रीमेंट, बस एडमिनिस्ट्रेटिव फीस बांग्लादेश को देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी कनेक्टिविटी है वो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है टू द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, आप जो भी मेजर मुद्दे हैं उसको समझ ही गए होंगे। उसके बाद ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो अब दोनों देश देख लो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोस्ट लाइन शेयर करते हैं, तो अल्टीमेटली भारत भी प्रयास कर रहा है कि हम ब्लू इकोनॉमी की दुनिया में कदम रखें और मजबूत बने, क्योंकि भारत ने कभी भी यूँ कह सकते हो कि ब्लू इकोनॉमी पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हिस्टोरिकली जितना भारत फोकस करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो दोनों देश मिलकर ब्लू इकोनॉमी पर फोकस कर सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स के एक्सप्लोरेशन हो। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी मतलब ये हुआ कि जो भी आपके सी वाटर के रिसोर्सेस है, ठीक है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, मेराइन रिसोर्सेस और डीप सी फिशिंग हो, मेराइन इकोलॉजी को प्रिजर्व करने की बात हो, तो दोनों देश के बीच कॉपरेशन हो सकता है। एलोंग विद डिजास्टर मैनेजमेंट की भी बात करो, ये सब बात है। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर कॉपरेशन की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप केस स्टडी में भी लिख सकते हो कि किस प्रकार से बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाती है, तो रिलेशंस अपने आप अच्छे होने लगते हैं और बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो भी सकती है। ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल है दो देशों के बीच। ठीक है, जो आप कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हो रिगार्डिंग पाकिस्तान और इंडिया।
रिगार्डिंग पाकिस्तान और चाइना। तो दोनों देश ने बेसिकली लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में साइन किया था टू डिमार्केट द बाउंड्री, और अल्टीमेटली जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे वो आपके सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ये बातें हैं। साथ ही साथ वर्चुअल समिट में ये भी बात हुई, दोनों देशों ने जॉइंटली ये बात कही कि जो कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान है, ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके बॉर्डर एरियाज का, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए फुल तरीके से, सो दैट जो इलीगल आर्म्स की स्मगलिंग होती है, नारकोटिक्स और फेक करेंसी की आदान प्रदान हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ जो ट्रैफिकिंग होता है वुमेन एंड चिल्ड्रेन का इलीगली, ठीक है, उन सब पर रोक लगाया जा सके। इसलिए आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान इम्प्लीमेंट करने का प्लान है। तो ये ध्यान रखना है, ये आप यूज कर सकते हो जैसे सजेशन के रूप में, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान। उसके बाद रोहिंग्या इश्यू आपने भी देखा होगा, ठीक है। रोहिंग्या इश्यू है तो म्यांमार का वैसे, लेकिन अब जब ये रोहिंग्या क्राइसिस आई थी तो आपको ही पता है, जब ये माइग्रेट किए थे फ्रॉम म्यांमार तो बांग्लादेश और इंडिया में भी आए थे। तो अल्टीमेटली तो जो भी रोहिंग्या बांग्लादेश में रहे हैं, बसे हैं, तो भारत ने भी मदद किया है, जैसे रिलीफ मटेरियल्स भेजे हैं 3 लाख रोहिंग्याज के लिए अंडर द ऑपरेशन इंसानियत, ताकि बांग्लादेश को सपोर्ट किया जा सके इन द ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट जो बांग्लादेश कर रहा था फॉर द सेटलमेंट ऑफ रोहिंग्या। एंड अभी रिसेंटली जो वर्चुअल समिट कंक्लूड हुई, इंडिया ने अप्रिशिएट भी किया बांग्लादेश के एफर्ट्स को इन प्रोवाइडिंग द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द रोहिंग्या रिफ्यूजी। ये सब बात हो गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मल्टीलेटरल फोरम्स पर पार्टनरशिप देखने को मिलती है दोनों देश की, जैसे सार्क की बात करें तो आपका दोनों देश सदस्य हैं, बिम्स्टेक दोनों देश सदस्य, BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल दोनों देश सदस्य हैं। ऑल्सो बांग्लादेश जो है वो इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के चेयरमैनशिप को एज्यूम करने वाला है 2021 में। तो 2021 तो बीत चुका है आपका। अलॉन्ग विथ दोनों देश कोऑपरेट कर रहे हैं UNSC के रिफॉर्म्स को लेकर, क्योंकि UNSC में रिफॉर्म्स काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। तो अल्टीमेटली बांग्लादेश भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि UNSC के लेकर जो रिफॉर्म्स है ना, उसमें देशों का कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत को अगर विभिन्न देशों से कॉपरेशन मिलती है तो भारत का जो स्टेमिना है ना, टू डिमांड फॉर द UNSC रिफॉर्म्स, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और उसके सक्सेस होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बोथ कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग इन रिफॉर्म्स ऑफ द UNSC एंड अटेनमेंट ऑफ द SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप हमें क्या बता सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 क्या है? और अगर आपको पता है तो ठीक बात है, उसको आप इंटीग्रेट करिएगा मेंस आंसर राइटिंग में। अगर नहीं पता तो याद करिए और उसको इंटीग्रेट करने लगिए अपने मेंस आंसर राइटिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, खासकर कंक्लूजन में। अलॉन्ग विथ लीडरशिप टू साउथ एशिया, यानी कि बांग्लादेश जो है अब धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी रोबस्ट हो रही थी, और वंस अपॉन ए टाइम बांग्लादेश वाज एड सीकर, यानी कि मदद मांगते थे बांग्लादेश, क्योंकि जब बांग्लादेश आपका स्वतंत्र हुआ तो जाहिर सी बात है कंट्री बिल्डिंग में समय लगता है, तो डिफरेंट देशों से एड की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिया ने भी उस समय काफ़ी ज़्यादा एड प्रोवाइड भी की थी। लेकिन आप देख लो धीरे धीरे जो पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश की, वो आपका बढ़ रही है। और शायद रिसेंट न्यूज़ की ही बात थी, आई थिंक कि 1-2 साल पहले की बात होगी, कि जो पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश का वो इंडिया से ज़्यादा हो गया था। तो ये भी अच्छी बात देख सकते हो, देखने को मिला है। लेकिन क्या इश्यूज़ है रिलेशनशिप में, क्या दिक्कतें हैं? तो अगर हम बात करें इश्यूज़ की, तो पहली बात तो यही है चाइना फैक्टर, यानी कि चाइना का जो प्रेजेंस है, कोई भी अगर आपका नेबरिंग कंट्रीज आ जाए, ठीक है, जो हमने आपको बताया यहाँ पर आप देखिए मैप में, एक और आपको हम बताते हैं, कोई भी आपके नेबरिंग कंट्री आ जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, ठीक है, चाहे वो आपका चाइना तो है ही है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाइना फैक्टर जरूर आएगा, ठीक है, चाइना फैक्टर जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है। तो होप यहाँ से आपको कॉमन पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चाइना फैक्टर, और चाइना जो है खूब धड़ल्ले से इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश में, और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो भी हुई है। तो ऐसे में एक फियर रहता है कि चाइना जो है अपनी डेब्ट ट्रैप के जाल में
बांग्लादेश को भी ना फंसा ले लाइक श्रीलंका, और फिर बांग्लादेश में भी इस प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ जाए। और अल्टीमेटली आप देख लो, बांग्लादेश इज ओवरविंगली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर मिलिट्री हार्डवेयर। उसके बाद राइजिंग रेडिकलाइजेशन इन बांग्लादेश, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में हो सकता है। और बाउंड्री की बात करें तो पोरस बाउंड्री है। पोरस बाउंड्री यूँ कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा, यूँ कह सकते हो कि फिजियोग्राफिकली ना काफ़ी ज़्यादा इश्यू आ जाते हैं, लाइक फॉरेस्ट, आपके रिवर्स आपके, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, और जिसके कारण आपका स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, आर्म ट्रैफिकिंग, ये सब हमें देखने को मिलता है। और एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट है रिवर डिस्प्यूट, जिसमें आप देखते हो एक तो सबसे बड़ा मेजर डिस्प्यूट जो हम देखेंगे, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले। और साथ ही साथ अन्य रिवर्स के साथ भी डिस्प्यूट हो सकता है आने वाले समय में। जैसे देख लो, इंडिया और बांग्लादेश दोनों 54 रिवर्स शेयर करते हैं, तो अभी तीस्ता के ऊपर हुआ है, बाद में हो सकता है कोई दूसरे रिवर के साथ डिस्प्यूट राइज हो जाए, बिकॉज वाटर आने वाले समय में क्राइसिस के सिचुएशन में आ सकता है। वाटर अवेलेबिलिटी जब शॉर्टेज होगी तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में मुझे जैसा लगता है कि इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट भारत और जो पड़ोसी देश है उनके बीच हो सकती है, चाहे आप पाकिस्तान और इंडिया की बात कर लो, या फिर आपका जो बांग्लादेश और इंडिया की बात कर लो, ठीक है। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एक क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है श्रीलंका में, वो इंडिया और श्रीलंका के इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो वो तो चलो श्रीलंका के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, लेकिन वो तो आपके बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सीएए और एनआरसी का मुद्दा आया था, तो बांग्लादेश ने एक प्रकार से इन इश्यू पर कंसर्न रेज किए थे। सीएए मतलब जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो ये था जिसमें जो फॉरेन मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उन्होंने ये भी कहा था कि जो न्यू लॉ आने वाला है, यानी कि ये जो अमेंडमेंट की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो हिस्टोरिक पोजीशन है एज ए टॉलरेंट एंड सेकुलर नेशन, उसको वीकेंड कर सकती है। समझ में? तो ये सब बातें हैं, लेकिन ऑफिशियली बांग्लादेश ने क्लैरिफाई किया कि जो सीए है वो इंटरनल मैटर है इंडिया का। तो ये बातें, साथ ही साथ कनेक्टिविटी को लेकर इश्यूज हैं, जिसमें आपका एक तो इनलैंड वाटरवे जाते हैं कि जो वो यूटिलाइजेशन है इनलैंड वाटरवे का, यानी कि जो आपके इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी इंश्योर की गई है बिटवीन इन मेनलैंड इंडिया एंड द बांग्लादेश एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनयूटिलाइज्ड रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं। और यहाँ पर देख लो, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दोनों देश जो हैं along द बॉर्डर्स along विथ फाइनेंसिंग, यानी कि लेट्स से कि जो लाइंस ऑफ क्रेडिट भारत प्रोवाइड करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज़ का, जैसे यहाँ पर दिया भी गया है, तो अल्टीमेटली जो अमाउंट का डिसबर्सल है ना, यानी कि अल्टीमेटली एक तो अनाउंस कर दिया गया कि हम इतना देंगे, लेकिन जब देने की बात की जाती है, डिसबर्समेंट की बात की जाती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो रहे हैं, ठीक है। तो वो बातें दिक्कत हो जाती है फिर। उसके बाद रोहिंग्या इशू, अब इंडिया का जो स्टैंड है रोहिंग्या माइग्रेंट्स को लेकर, ठीक है, तो वो आपका अलग ही इशू बन जाता है। होप रोहिंग्या के बारे में आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक रेट टेपिज्म, ब्यूरोट्रेक ब्यूरोक्रेटिक रेट टेपिज्म यानी कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जिसको कर सकते हो, ये सब बातें। उसके बाद आपका तीस्ता वाटर डिस्प्यूट आ जाता है। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो हमने आपको बताया था कि हम पढ़ने वाले भी हैं। उसके बाद लगभग लगभग आपका ये बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस, और जो यही आपका जो टॉपिक है उसको हम इंडो करेंगे। तो जब हम तीस्ता वाटर डिस्प्यूट की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो तीस्ता रिवर के बारे में आपको समझना पड़ेगा। ये जो तीस्ता रिवर है ना, ये आपका इंडियन स्टेट से फ्लो करता है। पहली बात तो ये कि 315 किलोमीटर लंबा ये रिवर है, और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, हिमालय से ओरिजिनेट करती है, और सिक्किम और वेस्ट बंगाल से क्रॉस होकर ये आपका बांग्लादेश इंटर करता है। अगर हम मैप बनाएं तो अल्टीमेटली, एक सेकेंड,
यहाँ जो है ना इधर बांग्लादेश को ये आपका रिवर इंटर करती है, या फिर एक सेकेंड इधर भी देख सकते हो आप, ये देखो, ठीक है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ऐसे करके ये तीसरा रिवर इंटर करती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भारत है वो अपर रिपेरियन स्टेट है। कैसे? बिकॉज जो रिवर आ रही है पहले वो इंडिया में इंटर कर रही है, फिर बांग्लादेश में इंटर कर रही है। अब इम्पोर्टेंट बात आप समझने की बात करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश अगर हम देखें तो मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट इंजॉय करता है। मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, सर्टेन टाइम पीरियड में, यानी कि जून से लेकर आपका मान के चलो कि नवंबर तक ओवरऑल रेनफॉल देखने को मिलता है ओवरऑल इंडिया में। ठीक है, तो इस पीरियड के दौरान इस रिवर में पानी की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होता बांग्लादेश को भी और इंडिया को भी। लेकिन जब हम बात करेंगे दिसंबर से लेकर आपका मई तक, तो ये ड्राई सीजन रहता है, कोई बरसात नहीं होती है अल्टीमेटली, और साथ ही साथ रिवर की जो वाटर वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। अब जो भी पॉपुलेशन, चाहे वो इंडिया के हों या फिर आपके बांग्लादेश के हों, जो इन रिवर पर डिपेंडेंट है, जिनकी लाइवलीहुड इन रिवर पर डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है जब अ, इस रिवर में वाटर की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ सकती है, लेट से कि इरिगेशन पर्पज़ के लिए या फिर ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज़ के लिए। इसीलिए बांग्लादेश चाहता है कि डिस्प्यूट ये जो भी है आपके, कि कितना परसेंट शेयर होना चाहिए इस वाटर का बांग्लादेश को, कितना इंडिया को मिलना चाहिए, तो इन मुद्दे पर एग्रीमेंट हो जाए, इसी को लेकर फिर आपका ये डिस्प्यूट चलते रहता है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अल्टीमेटली ये जो रिवर है 2800 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन बांग्लादेश उसको ड्रेन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है टू थाउजेंड ऑफ पीपल टू बांग्लादेश। और वेस्ट बंगाल में भी वही बात है कि लाइफ लाइन है फॉर हाफ डजन डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है और बहुत सारे पीपल वेस्ट बंगाल के इन रिवर पर डिपेंडेंट है फॉर देयर इरिगेशन और फॉर देयर ड्रिंकिंग पर्पजेज। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश में भी पीपल डिपेंडेंट है इस वाटर पर, वेस्ट बंगाल में भी आपका डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो चाहती हैं कि अल्टीमेटली जो भी आपके डिस्प्यूट सेटलमेंट है उसमें वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वाटर क्राइसिस ना झेले। तो देख सकते हो ये जो डिस्प्यूट है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए लगभग काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है, एक प्रकार से 1983 से ही, लेकिन ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो सकी है। की इश्यू हमने आपको बता दिया, लीन सीजन फ्लो, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में पार्टिकुलर सीजन में वाटर की कमी हो जाती है और उसके कारण बांग्लादेश को कम वाटर पहुंच पाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन मुद्दे को डील करने के लिए टेम्प्रोरी डील की गई थी। तो आप देख सकते हो 1983 में बोथ कंट्री साइंड टेम्प्रोरी डील, जिसके तहत 39% ऑफ वाटर इंडिया को मिलेगा और 36% वाटर बांग्लादेश को मिलेगा। लेकिन एग्रीमेंट इस सिर्फ 2 ही साल के थे। उसके बाद 2011 में इंटरिम डील की गई, ठीक है, जो लगभग 15 सालों के लिए थी, जिसमें इंडिया को इतना शेयर मिला और बांग्लादेश को इतना शेयर मिला। लेकिन ये डील साइन नहीं हो चुकी बिकॉज वेस्ट बंगाल ने, या फिर वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट है, उन्होंने अपोज किया था। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश क्या चाहता है, बांग्लादेश चाहता है टिस्टा वाटर का 50% शेयर वो बांग्लादेश को मिले बिटवीन द पीरियड दिसंबर से मई, बिकॉज इस पीरियड में दिसंबर से मई जो हमने आपको बताया हर एक साल वाटर फ्लो काफ़ी कम रहती है, बिकॉज कोई रेनफॉल सपोर्ट नहीं होता है आपका रिवर को। लेकिन इंडिया की भी कंपल्सन है, क्योंकि इंडिया में भी वाटर की ज़रूरत है, चाहे इरिगेशन पर्पज़ की बात करो चाहे ड्रिंकिंग पर्पज़ की बात करें। तो अल्टीमेटली रीजन फॉर द क्राइसिस क्या है, वाटर का कम हो जाना, साथ ही साथ प्लानिंग फेल्यूर भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा रेनफॉल होता है और रिवर में पानी आती हैं, लेकिन हम उस पानी को रोक नहीं पाते और वो बहती चली जाती हैं, बर्बाद होती चली जाती हैं। ठीक है, ये भी देखा गया है कि जो वाटर रिलीज की जाती है रॉन्ग टाइम में रिलीज की जाती है बाय द अथॉरिटीज इन बोथ द कंट्री, एलोंग विथ सिक्किम का इफेक्ट। ठीक है, जो वाटर रिलीज की जाती है फ्रॉम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इन सिक्किम,
वो कोऑर्डिनेट नहीं की जाती है विद द पीक टाइम, जब फार्मर्स को ज़्यादा नीड होती है तब। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो अपोजिशन है अलॉन्ग विद फेडरलिज्म की इशू भी आ जाती है, ठीक है, कि भाई साहब फेडरलिज्म को डिस्टर्ब करने का प्रयास हो रहा है। तो रिसेंटली आप देख सकते हो ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट इन दिसंबर 2020 बांग्लादेश ने हाईलाइट किया कि इंटरिम एग्रीमेंट साइन की जानी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल फॉर शेयरिंग द तीस्ता वाटर, ठीक है, जैसा कि 2011 में देखा गया था। और यहाँ पर एक और इशू निकल कर आ रही है, रोल ऑफ चाइना, यानी कि बांग्लादेश जो है वो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट $1 बिलियन का लोन लेने वाला है चाइना से फॉर कम्प्रीहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑन द तीस्ता रिवर। तो देख सकते हो किस प्रकार से चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ने का प्रयास हो रहा है। तो वही बात है ना। फिर यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट आती है दो पड़ोसी देश के बीच में, तुरंत आपका वो डिस्प्यूट जो है डिफरेंट रूप लेने लग जाता है और साथ ही साथ थर्ड पार्टीज का बेनिफिट उठाने लग जाते हैं। वे फॉरवर्ड वही है, रीजनल मैकेनिज्म हो, वाटर शेयरिंग डील्स हो, ठीक है, अलॉन्ग विथ डाटा शेयरिंग हो में ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी आपके वाटर रिवर फ्लो के डाटा शेयर किए जाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अलॉन्ग विथ कोऑपरेटिंग ऑन ट्रांस बाउंड्री रिवर मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन, ये सब बातें वही है। तो जो आपका हाइड्रोलॉजिकल लिंकेज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का परिणाम है, ज्योग्राफी यानी कि जो आपकी लोकेशन है बांग्लादेश की इंडिया की उसका परिणाम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ओवर ऑल रिलेशंस को अच्छा करना है तो अल्टीमेटली हमें 3C, ये कीवर्ड याद रखना, 3C पर काम करते रहना चाहिए, कॉपरेशन, कोलैबोरेशन, कंसोलिडेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए बॉर्डर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट अल्टीमेटली 2015 में साइन हुआ था, आपको ही पता है। साथ ही साथ बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड इस्टेब्लिश किए गए हैं और क्राइम फ्री स्केच क्रिएट की गई है। अलॉन्ग विथ कनेक्टिविटी को लेकर आप देख लो, आपका एसेसिबिलिटी मिलता है भारत को चट्टग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स की फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। अलॉन्ग विथ भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज, इसको इनिग्रेट किया गया था त्रिपुरा के साउथ डिस्ट्रिक्ट में, और इससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का इंडिया के साथ हो जाएगी विद द बांग्लादेश एज ए पिलर। अल्टीमेटली वैक्सीन मैत्री, यानी कि जब कोविड-19 क्राइसिस आई तो अल्टीमेटली बांग्लादेश को वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी इंडिया की तरफ से, और भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी प्रोवाइड की गई थी। वैसे देख सकते हो लगभग 1.2 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड की गई। ये वैक्सीन मैत्री आपका और भी देशों के साथ यूज हो सकता है, ये भी कॉमन पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल सपोर्ट, तो देख सकते हो 2010 से ही इंडिया ने 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को प्रोवाइड किए हैं जिसका अमाउंट है आपका $7.4 बिलियन। और साथ ही साथ पीएम मोदी विजिट किए थे बांग्लादेश लास्ट ईयर यानी कि 2021 में। और उसके बाद क्या क्या स्टेप लिए गए देख सकते हो, कॉमन बॉन्ड यानी कि फाउंडेशन स्टोन रख, यानी कि जो नींव होती है उसकी रखी गई मेमोरियल की, being constructed by Bangladesh in honor of martyrs of the Indian Armed Forces। क्यों? बिकॉज इंडियन आर्म फोर्सेस का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा था बांग्लादेश के लिबरेशन में, ठीक है। और जो रोड है बिटवीन मुजफ्फरनगर एंड नादिया, उसको सधीनोटा सड़क नाम किया गया। उसके बाद आप देख सकते हो कनेक्टिविटी को लेकर भी है। यूथ की बात करें तो इंडिया जो है स्पेशल स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप अनाउंस करता है फॉर द बांग्लादेशी यूथ कि वो एजुकेशन इंडिया में टेकअप कर सके इन द वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी एंड कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिल रहा है डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बिग डाटा टेक्नोलॉजी, इनेबल सर्विसेज, हेल्थ एंड एजुकेशन। और मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो बांग्लादेश से अच्छे खासे लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो रेट टेपिज्म को खत्म करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को खत्म करना पड़ेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ सके, गति आ सके। एंड बांग्लादेश एंड इंडिया कैन एक्सपीडिएट द प्रोसेस बाय डायरेक्टली सेंडिंग द बिल फ्रॉम द लाइन ऑफ मिनिस्ट्री टू इंडिया एग्जिम बैंक। एंड अल्टीमेटली न्यू इनलैंड वाटर पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ थर्ड पार्टी गुड्स को अलाउ किया जा सकता है टू बी ट्रांसपोर्टेड अंडर द कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट, तो इससे आपका कॉस्ट और टाइम दोनों सेव हो सकेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो कंजेशन हो जाती है
चट्टग्राम सी पोर्ट पर वो भी कम हो सकेगी। और ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी तो होगा ही होगा, बिकॉज जब कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट होगा बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, तो जो आपका बिम्स्टेक कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट हमें देखने को मिलेगी, जो ट्रेड तो बूस्ट करेगा ही मेंबर कंट्रीज के बीच, और साथ ही साथ आपका ट्रांस एशियन हाईवे एंड रेलवे प्रोजेक्ट पर भी काम हो सकेगा। तो ये बात है कि जो रिलेशंस है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो हमने क्या क्या रिव्यू देखा कि ओवरऑल अगर रिलेशंस देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन हाँ और ज़्यादा डीप इन रिलेशनशिप बना सकते हैं, खासकर इकोनॉमिक टर्म्स में। कनेक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रही है। अलॉन्ग विथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, लेकिन जो रिवर डिस्प्यूट्स है उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और जो 3C अप्रोच है, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन, यहाँ पर आप देखिए इन अप्रोच से हमें चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस किया जा रहा है। जैसे वैक्सीन मैथुरी का एग्जांपल ले सकते हो, पीएम विजिटेड टू बांग्लादेश, ये भी एग्जांपल लिख सकते हो। साथ ही साथ डिफरेंट फील्ड्स में कोलैबोरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इन सब का एग्जाम्पल लिख सकते हो। और क्या फॉरवर्ड होना चाहिए कि आपके जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है और तेज़ी से, ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी सब बूस्ट हो, इन सब पर फोकस किया जाए। तो ये सब हमने देखा। अल्टीमेटली होप यू अंडरस्टूड ऑल द इशू, चाहे वो शेयर क्रिक वाला जो हमने आपको बताया है, बाउंड्री, या फिर क्या क्या इश्यूज रिलेशनशिप में आते हैं, उन सब के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा मैप के साथ। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। एंड आप अपने रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।